वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चलें, हम आ गए भाई। आप लोग का वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई नहीं। फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करेंगे। वैसे स्टार्ट तो कल हो ही चुका है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड यस्टरडे एंड नूरगुल यूपी सर खाना खा रहे हैं, वाह। चलिए स्टार्ट करें। कल के हम लोग वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के बारे में स्टार्ट ये किया था कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट को, भाई इंडेफिनिट के बारे में ऑलरेडी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बता चुके हैं। एंड देन आई डोंट थिंक दैट आई शुड रिपीट टू टेल द सेम मीनिंग ऑफ द सेम थिंग इन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को भी बताते समय वही चीज़ हम बताएं। हिंदी एंड इंग्लिश क्लास सेम टाइम। आदित्य विश्वकर्मा कह रहे हैं टुडे हिंदी एंड इंग्लिश क्लास सेम टाइम, इज इट सो? नहीं, हाँ हो सकता है बेटा, वो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस समय 12th क्लास हिंदी नहीं चल रहा है बेटा, बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। चलो स्टार्ट करेंगे हम। सिंपल फ्यूचर ये पढ़ ले। वैसे कल आप लोगों ने पढ़ ही लिया था और सिंपली हमने आपको बता ही दिया था कि व्हाट इज द स्पेसिफिक सेंस एंड व्हाट इज द स्पेशल सेंस, व्हाट इज द कॉमन सेंस। मतलब आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं इन कॉमन सेंस, बट आई वी के साथ हम विल का यूज भी कर सकते हैं, बट इन ए स्पेसिफिक सेंस और स्पेशल सेंस, स्पेशल फीचर के साथ। तो अगर हम स्पेशल फीचर स्पेशल सेंस की बात करें तो यस्टरडे आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। जब हमारी टोन, हमारा जो जेस्चर एंड पोस्चर चेंज हो जाता है तो वहां पर वो स्पेशल और कॉमन, ये दोनों चीजों में फर्क समझ में आ जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमने कल आई वी के साथ ये कहा था कि आई वी के साथ हमने ये बात कही थी बेटा, आई और वी के साथ हमने शैल का प्रयोग कर लेना है कॉमन सेंस में, ठीक है। लेकिन आई वी के साथ जो है हम विल का प्रयोग भी कर सकते हैं स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, सो सॉरी। स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस क्या हो सकता है बेटा? वो सेंस हो सकता है आपका रिवेंज का, है ना, थ्रेटन का, थ्रेटनिंग मतलब धमकी, विश का, प्रॉमिस का। अब प्रॉमिस कैसे पता चलेगा, विश कैसे पता चलेगी, थ्रेटनिंग कैसे पता चलेगी, रिवेंज कैसे पता चलेगा? डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन का ही मतलब यहां पर हो जाता है कि आप जो है प्रॉमिस किया हुआ है या रिवेंज आपको लेना है। ये कुछ सेंस है। अगर ये सेंस आ रहा है किसी सेंटेंस में तो वहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम विल का प्रयोग करें या शैल का प्रयोग करें कि कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आई वी को अगर आप समझ रहे हैं तो बाकी अदर को आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। दोनों ही वर्ड जो है आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये। कौन से प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में अगर हम शैल का यूज कर रहे हैं तो वो कॉमन होगा, लेकिन अगर विल का यूज कर रहे हैं तो फिर वो स्पेसिफिक होगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? सपोज करिए आपके सामने इंग्लिश में सेंटेंस आ गया, आई विल हेल्प यू। अब यहां पर आई विल हेल्प यू जब बोला गया तो अब आपका बोलने का जो नजरिया है, अगर एक जगह लिखा है आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाषा समझने के लिए है, भाषा लिखने के लिए बाद में, पहले समझने के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज देन यू कैन डू मच बेटर। तब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहले समझ लो, यहां पर लिखा आई विल हेल्प एंड सेकंड में लिखा आई शैल हेल्प यू। दोनों में फर्क क्या है? एक है बहुत ही कॉमन वे में कहा जाएगा, एक एम्फेटिकनेस में कहा जाएगा, एम्फेसाइज देकर कहा जाएगा, प्रेशर देकर कहा जाएगा। वो प्रेशर का मतलब पेट में प्रेशर होना, वो वाला प्रेशर नहीं कि पता चला अंदर से आवाज निकल, नहीं। द टोन, द पिच ऑफ योर टंग, आपकी जो टंग, आपकी जो आवाज है, टंग की जो पिच होती है यहां से, वो बताएगी कि कॉमन है कि स्पेशल है। ध्यान से समझो, यहां पर बोला आई विल हेल्प यू। अब आई विल हेल्प यू को जब आप हिंदी ट्रांसलेशन निकलेंगे तो वो एक्चुअल में क्या था सेंस? वहां पर
अरे यार तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कह तो रहा हूं। अब आपने इतना लंबा सेंटेंस बोला, इस शॉर्ट में आप कह सकते हैं आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू का सेंस निकल कर आएगा मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा, बट यह आवश्यक नहीं है कि उस हिंदी सेंटेंस में अवश्य शब्द जरूर जुड़ा रहे या जरूर शब्द अवश्य जुड़ा रहे। ये समझो, जरूर शब्द उर्दू है, आवश्यक ये हिंदी है, तो दोनों ही शब्दों का उस सेंटेंस में आना दिस इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। बट if will is used with I or we, it means it gives emphasis over the work, over the verb. उस वर्क पर, उस वर्ब पर, उस एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, and that is a very clear meaning of this sentence. यही इसकी क्लियर मीनिंग हो जाएगी। ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, तुम लोग बहुत चक्कर में रहा तो ले लो बेटा, ले लो, ले लियो। चलो बेटा 3 बजे आपका क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 12th क्लास इंग्लिश चलती है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 11th क्लास चलती है। वेल देयर इज नो डिवीजन इन 11th एंड 12th इंग्लिश ग्रामर क्लास। ग्रामर क्लास अगर चल रही है तो यू कैन ज्वाइन ईदर क्लास, दोनों में से कोई भी क्लास आप ज्वाइन करिए, इवन यू शुड ज्वाइन बोथ क्लासेस। अगर आपको कुछ समझ में 12th वाले में नहीं आया तो 11th वाले में हो सकता है, 12th में नहीं आया तो 11th में ज्वाइन करिए, 11th में नहीं आया तो 12th में ज्वाइन करिए। सो यू आर फ्री टू ज्वाइन ग्रामर क्लास वेदर इट इज अ 9th क्लास और 11th क्लास और 10th क्लास और 12th क्लास। ग्रामर है, इट इज फॉर ऑल। आई एम सो सॉरी फॉर माई स्पीड, हम बहक जाते हैं कभी कभी। चलिए हाँ, कल्पना शाक्य बेटा यहां पर हम टोकना चाहेंगे, सर रिपीट अगेन नहीं होता बेटा। अगर आप रिपीट वर्ड यूज कर रहे हैं तो अगेन शुड नॉट बी यूज विद रिपीट शब्द, मतलब रिपीट वर्ड के साथ अगेन शब्द का प्रयोग नहीं करते बेटा। रिपीट इज इटसेल्फ कंप्लीट वर्ड। रिपीट का मतलब होता है टू से समथिंग अगेन, टू डू समथिंग अगेन। ये समझ रहे, कोई चीज कही गई है तो उसके साथ अगर आप अगेन शब्द का यूज कर रहे हैं तो रिपीट नहीं, और रिपीट का यूज करेंगे तो अगेन नहीं। ठीक, वेरी गुड, क्योंकि रिपीट में अगेन शब्द ऑलरेडी ऐड होता है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सिंपल। चलो आई होप कि आप शैल और विल का फिनोमेना समझ गए होंगे। वही है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी आप कर सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश का मतलब आज की इंग्लिश में will is used with all subjects। will का प्रयोग हम सारे सब्जेक्ट में करते हैं, which is already discussed yesterday, जो कि कल डिस्कस की जा चुकी है। हाँ सुनील गंगवर जी बेटा, आप शेरो शायरी के मूड में हैं, थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे ऐ जिंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही। वाह वाह वाह, दाद दें बेवकूफ। पढ़ने आए बेटा, पढ़ लो, एक से बढ़कर एक है, शायरी कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई खास महत्व ये नहीं है, आपको सबको पता है कि शैल और विल मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले रखी जाती है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद उसकी मेन वर्ब आ सकती है। तो स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, हम 1 सेकंड के लिए हट जा रहे हैं। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लियो, आई होप ले लिया होगा। आगे चले, यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका यूजेस क्या है? पहला यूजेस है टू एक्सप्रेस द एक्शंस टू टेक प्लेस इन फ्यूचर ऑफ द एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी। सिंपल फ्यूचरिटी का मतलब हो सामान्य भविष्य में जो होने वाले जो एक्शंस हैं उनको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा सिंपल फ्यूचर टेंस को हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट वी हैव फ्रीडम टू ट्रांसलेट द प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को या सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को, वो क्या होते हैं एक्चुअल में? देखो बेटा, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी भी फ्यूचर के सेंटेंस को, तो वो फ्यूचर का सेंटेंस 2 कंडीशन पर होना चाहिए। नंबर 1, या तो वो प्लान्ड फ्यूचर हो, योजनागत भविष्य हो, और या फिर वो निकट भविष्य हो जिसे हम कहते हैं नियर फ्यूचर। और उसके अलावा कोई अगर फ्यूचर में होगा कोई काम तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। करके बच्चा करे तो सर उसे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर उसे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट द कंडीशन दैट द फ्यूचर मस्ट बी निकट, मतलब नियर, सॉरी, और द फ्यूचर मस्ट बी प्लान्ड। अब एग्जांपल देखेंगे बेटा, देखो क्या है। अगर हमने ये कहा, एग्जांपल समझो बेटा, छोटे एग्जांपल हम इसलिए देते हैं, ये मत समझ रहा है कि सर को बड़े एग्जांपल नहीं आते। बड़े इसलिए नहीं आते क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा, हम तो दे देंगे, पता चला ऊपर से निकल जाएगा। तो छोटा एग्जांपल समझो। बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे हम छोटा एग्जांपल ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि ग्रामर समझाना है, ग्रामर पढ़ाना नहीं है। जब आप समझ लेंगे तो आप पढ़ लेंगे, है ना। चलो, कौशिक तिवारी जी माफी चाहते हैं बेटा, वो फ्लो में बह जाते हैं कभी कभी। देखो वह मुझसे बात
नहीं करेगा। अब आपको लग रहा है whether it is planned future, क्या ये एम्फेसिस का मतलब बेटा, एम्फेसिस की स्पेलिंग बेटा गलत है ग्रेसी, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, दबाव, उसे हम कहते हैं एम्फेसिस। हाँ, स्पेलिंग है बेटा, और आई नहीं होगा बेटा, हमने खुद ही तुम्हारे चक्कर में गलत लिख दी। एम्फेसिस ये होगा, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर। हमने वोकैबुलरी सेक्शन में एक दिन इस शब्द के ऊपर बहुत जोर दिया था। बहरहाल वह मुझसे बात नहीं करेगा। अब ये आपको लग रहा है कि प्लान्ड फ्यूचर है, ये योजनागत है, या ये आपको लग रहा है निकट भविष्य, पता ही नहीं चल रहा है। जब ये पता नहीं चल रहा है तो अब आप इसको ही प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ही के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, ही, सॉरी वहां की इंग्लिश ही होती। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ही विल। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद टॉक का प्रयोग कर लीजिए, टॉक टू मी। टॉक के साथ बेटा विद का प्रयोग भी करेंगे, ये भी ध्यान रहे। दोनों प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, टू का भी प्रयोग होगा या विद का भी हो सकता है, पर कंडीशन है उसकी भी। कंडीशन ये है कि अगर आप टू लगा रहे हैं तो वो पर्पसलेस टॉकिंग है, और अगर आप विद लगा रहे हैं तो वो पर्पसफुल टॉकिंग है। मतलब विदाउट पर्पस व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी एल्स देन यू शुड यूज टू देयर, और विद अ पर्पस इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी देन यू शुड यूज विद देयर। नहीं समझे? अगर आप टू का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कैजुअल टॉकिंग है, एक फॉर्मल टॉकिंग नहीं है। कैजुअल का मतलब ऐसे ही फालतू की बकवास, आपस में बातचीत करना। और अगर आप विद का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर एक फॉर्मल टॉकिंग हो रही है, मतलब एक आवश्यक किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है, वहां विद का प्रयोग करेंगे। नोट कर लेना ये। अब इसमें नहीं पता चल रहा है तो इसी सेंटेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको आप हर एक फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे ट्रांसलेट, ध्यान रहे। हाँ, टॉक मी नहीं होगा बेटा, टॉक टू मी होगा। वेरी गुड, ठीक। बात करना क्या होता है ये वो हम बताइए। देखो पीछे क्या लिखा, आई शैल रीड दिस बुक। अब देखो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये निकट फ्यूचर है या प्लान फ्यूचर। तो आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा, इट इज नॉट मेंशन हियर। फिर दूसरा है यू विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर कहा जा रहा है यू विल नो द रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ, आपको अगले महीने रिजल्ट पता चल जाएगा। अब इस सेंटेंस को आप उठा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, कि ये सेंटेंस गलत होगा। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी करेंगे ही, ये कोई आवश्यक नहीं है कि करना ही है उसी में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये तो इसकी प्रायोरिटी है कि हमने फ्यूचर में लिख दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं यू नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, या फिर लिख सकते हैं यू आर गोइंग टू नो। आप इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं यू आर गोइंग टू नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। दिस इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यू हैव ऑप्शन। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, कम्युनिकेट करना, वेरी गुड। अच्छा, किसी को दिक्कत, आई एम सो सॉरी अगेन फॉर माई स्पीड, कभी कभी हम बहुत ज्यादा तेज बोल जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत बेटा, अगर नहीं दिक्कत है तो एक बार चांप के लिख दो जय गुरु जी कायदे से। चलो, फिर ये हमने बता ही दिया आपको। टू एक्सप्रेस सेकंड यूज क्या हो सकता है, टू एक्सप्रेस नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन। अब नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा, हो सकता है भाई, देखते हैं भाई। हैबिचुअल एक्शन एज वी नो कि हैबिचुअल एक्शन इफ वी आर यूजिंग इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, if we are using in past indefinite, so of course we should know that the habitual action in the future as well, कि भविष्य में भी हमारे कुछ habitual action हो सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, तो ये जो नेचुरल हैबिचुअल एक्शन है इन द फ्यूचर, जरा देख लेते हैं। भविष्य काल की जो स्वाभाविक आदत संपन्न होने वाले कार्य होते हैं उनके लिए। अब स्प्रिंग विल केम अगेन, यहां पर केम गलत लिखा है बेटा, कम होना चाहिए। ओह सॉरी, ये तो रफ नहीं होगा। इसको हम क्या करें, क्या करते हैं, क्या करते हैं। चलो, इसके लिए देखिए हम आपके सामने करते हैं एक झम से काम।
देखिए रफ कर दिया हमने, ठीक है, ये कम होगा। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं, कौन कलर है ये, कम, वाह। चलो ध्यान से देखना बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए हो गया, ठीक। चलो ठीक, चलो समझ, नो प्रॉब्लम। कुंदन मलेशिया हिंदी में बेटा, फिर से रिकमेंडेशन है बेटा, इंग्लिश सीख रहे हो थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश सुनने की जरूरत है। इंग्लिश सुनोगे नहीं तो इंग्लिश नहीं सीख सकते बेटा। अगर इंग्लिश को भी हिंदी में टीचर पढ़ा जाएगा तो फिर हिंदी सीखने और इंग्लिश सीखने में क्या फर्क रह जाएगा। हम एक एग्जाम्पल कहते हैं कि यदि आपने हमेशा और हमेशा मोहम्मद रफी के गाने सुने हैं, अशोक कुमार के गाने सुने हैं, हाउ कैन यू सिंग द सॉन्ग ऑफ सोनू निगम एंड हनी सिंह। आप सोनू निगम और हनी सिंह के गाने कहां से गा लेंगे, जो सुनोगे वही तो गाओगे। तो जब हम कोई चीज सुनते हैं जनरली वो हमारे मुंह से निकलती है ना। चलो तो देखो, स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग फिर से आएगी भाई। ये स्प्रिंग जो सीजन है तो स्प्रिंग हर साल वापस आता है आदत के मुताबिक। उसके बाद बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा, इंसान पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो मरेगा, और ये एक साइकिल चलती रहती है। तो ये फ्यूचर के कुछ ऐसे एक्शन हो सकते हैं जो हैबिचुअली हैं या नेचुरली हैं। अब ये हैबिचुअली हो सकता है या नेचुरली हो सकता है, यू डिसाइड। ये जरूर नहीं है कि हमें किसी एक्शन का ये पता लगाना हो कि ये हैबिचुअल एक्शन है कि नेचुरल एक्शन है। इफ वी नो हैबिचुअल एक्शन है ये, तभी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इफ वी डोंट नो देन व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, देन वी कैन नॉट ट्रांसलेट। अगर हम ये समझे कि किस तरह का सेंटेंस है तब हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट सो, ऐसा है नहीं। अगर आप समझ रहे हैं कि स्प्रिंग जो है दोबारा आएगा तो ये एक नेचुरल एक्शन है। दिस इज सार्वभौमिक सत्य, है ना। रूल बेटा ये का है, रूल नहीं तो और क्या लिखा हुआ है। रूल का मतलब आपके सामने आपका स्ट्रक्चर आ गया, और इसका रूल और कोई स्पेशल रूल हो सकता है बेटा, बताएं। संदीप कुमार यादव जी, बेटा अंग्रेजी में ए को बिहार में भी ए कहते हैं, यूपी के अंदर भी ए को ए कहते हैं, राजस्थान में भी ए को ए बोला जाएगा। तो दिस इज नॉट द रेलेवेंट क्वेश्चन कि हम बिहार से हम पढ़ सकते हैं। बेटा इंग्लिश है, आप दुनिया के किसी कोने में भी पढ़ेंगे इंग्लिश को वैसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। ये मेरी बात का जवाब था, डोंट टेक इट अदरवाइज। फ्यूचर को प्रेजेंट में लिख सकते हैं बेटा, ये कंडीशन हमने कितनी देर तक तो समझाई आपको, ठीक। हाँ बेटा, बहुत बहुत उनको आभार और बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। दीपक सिंह जी, आज जो है दिलीप कुमार जी इस दुनिया से प्रस्थान कर गए हैं। हाँ, उनको हमारी ओर से जो है बहुत श्रद्धांजलि। मेरे मामा जी, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ दिलीप कुमार। इवन जब वो, चलो बात बता देते हैं, मेरे मामा जी ने अपनी लाइफ में दिलीप कुमार की एक फिल्म है जिसका नाम है मुगले आजम, उसको 56 बार देखा है हॉल में जाकर के। मेरे मामा जी जो कि सन 2011 में स्वर्गवासी हो गए, और स्वर्गवासी होने पर अगर हम आपको बताएंगे देन यू विल लाफ कि मेरे मामा जी के किताबों से किसी लड़की के फोटो नहीं, जनरली लोगों के किताबों से लड़कियों के फोटो निकलते हैं, मेरे मामा जी की कॉपी और किताब जो भी थी, मतलब जो काम के कॉपी थी, उनमें से कम 7 से 8 फोटोग्राफ दिलीप कुमार जी के निकले थे। इतने बड़े फैन थे हमारे मामा जी। चले गए, ठीक। नीरज यादव, कहां से स्टार्ट करें ग्रामर को बेटा? जहां से हम पढ़ाएं वहां से स्टार्ट करें, या जहां से आप पढ़ना शुरू करें वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। हाँ चलिए, हो गया। एक्सप्रेस अदर इन्विटेशन, दूसरों के इन्विटेशन। बेटा एक्चुअल में क्या है ना कि फ्यूचर को हम लोग फ्यूचर टेंस ना मानते हुए अगर हम चाहे तो इसको हम भाव के अनुसार प्रकट कर सकते हैं। अगर आपने सुना है मॉडल होती है एक मॉडल, तो मॉडल हमने सुना 13 मॉडल्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारा शैल विल भी आता है, एंड वहां पर शैल विल अगर लिखा है तो फिर ये तो मॉडल हो गई। और एज we know that models don't have their own meaning, मॉडल की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, और ये मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं की जा सकती। they are only used to give the mood of speaker, स्पीकर के मूड को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
टू टेल द मूड ऑफ द स्पीकर वी यूज मॉडल। हमें मॉडल का प्रयोग करना पड़ता है किसी भी सेंटेंस के सेंस को समझाने के लिए। एंड द सेंस इज रिफर टू द मूड ऑफ द स्पीकर। जो सेंस होता है मतलब भाव जो होता है वो स्पीकर के मूड को बताता है। वेरी गुड, चलो बेटा, हाँ समझ रहे। तो यहां पर अगर देखो, यहां पर लिखा है कि एक्सप्रेस अदर्स से इनविटेशन। अब इनविटेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, निमंत्रण। हाँ आमंत्रण भी ऐसे बोला जाता है, निमंत्रण बोलते हैं। हाँ हिंदी में शब्द निकल जाते हैं मूड से, मतलब माइंड से, मूड से नहीं। हाँ सुलेखा का लिख रहे हैं स्पीकर मिस वक्ता। चलो, तो एक्सप्रेस द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या सजेशन के लिए, सजेशन का क्या मतलब होता है, किसी को परामर्श देना, मतलब परामर्श को कहते हैं, उसके लिए हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। शैल आई हेल्प यू। अब यहां पर क्या आपको लगता है, शैल आई हेल्प यू लिखा हुआ है, व्हेन आई विल टीच यू मॉडल देन आई विल गिव यू एक्सपैंड एंड प्रोफाउंड मीनिंग ऑफ मॉडल। मॉडल की कंप्लीट मीनिंग हम वहां का समझा देंगे। बट अगर आप यहाँ शैल को देखें तो शैल आई हेल्प यू का मतलब आपके हिसाब से क्या निकलेगा, जरा बेटा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। नीरज यादव, नोट्स बनाने कैसे बनाए बेटा, उठा करके टेंस से बनाओ। जो हम यहाँ स्लाइड्स लाते हैं, जितना भी हम पढ़ा है कम से कम उतना पढ़ो, और 11th 12th के हिसाब से भी आपकी उम्र जितनी है उतना ही बना सकते हो। डोंट कंपेयर विद अदर्स, दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, अपना जो समझ पा रहे उतना नोट्स बनाओ। किताब ऑलरेडी आपके पास होती है, जो समझ पाए उसके नोट्स बनाओ, जो नहीं समझ पाए उसके नोट्स नहीं बनाओ। जब तक समझ ना लो किसी भी चीज को तब तक नोट्स नहीं बनाए जाते। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, मौसम होता है, क्या नाम, बसंत। हाँ बसंत ऋतु। चलो, यहां अगर आप हिंदी इसकी कहेंगे तो कोई बच्चा इसकी हिंदी क्यों नहीं बता पा रहा है। हम तुम्हारी मदद करें, मैं तुम्हारा हेल्प करूं। देख रहे हैं आप लोग शब्द, देखिए एक दिव्या केशरी ने लिखा है हम तुम्हारी मदद करें, मैं तुम्हारी हेल्प करूं, है ना। क्या मैं, अच्छा जी सर, जी सर, क्या मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब देखो आया प्रिया, प्रिया गाना याद आ गया, वो प्रिया प्रिया, क्या मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब देखो आ गया वही चीज जो हमें पता करना था, वही आ गया। क्योंकि हम लोग शैल देखा और शैल का हम लोग ने गा से इसका अर्थ ले लिया कि गा आना चाहिए, गा नहीं आएगा तो फिर चला जाएगा। तो गा से मतलब नहीं है बेटा, मॉडल का किसी भी शब्द से विशेष से मतलब नहीं होता है। इवन तो हम हिंदी में कोशिश करते हैं उसको समझने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अरे बाप रे, नूर गुल बेटा आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां हो। गुस्सा आने वाली कौन सी बात है इसमें, टुडे इज माय बर्थडे। हाँ हाँ, तो अब यहां पर देखो, यहां पर लिखोगे बेटा, यहां पर आपने जो लिखा क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बेटा ये चीज गलत है, ये इसका ट्रांसलेशन शब्द के अनुसार है बट ये सेंस के अनुसार नहीं है। क्या मैं आपकी मदद करूंगा कर दे, कौन मना कर रहा, करूंगा कहते जाने। अगर सामने से आप ये कहे क्या मैं आपकी मदद करूंगा, कभी तो का पता है तो कर न कर, ये सेंस ही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उससे क्या पूछ रहे। अरे आप वो कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल, आप जानते, तो आप इसका सेंस ये नहीं लगाएंगे, इसका सेंस लगाएंगे आप बेटा ये क्या लगाएंगे, हम बता दे रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर दूं। अब यहां पर कर दूं आएगा। अब यहां गा कहां गया बेटा, अगर गा ढूंढते रह जाओगे तो गाते रह जाओ। गा ता और था से इंग्लिश नहीं बनेगी। यहां पर है क्या मैं आपकी मदद कर दूं, एंड दिस सेंटेंस गिव्स व्हाट, इनविटेशन और सजेशन, निमंत्रण दे रहा है। अगर आप चाहे तो हमसे हेल्प ले ले, अगर आप चाहें तो आप हमसे हेल्प ले ले, निमंत्रण नहीं तो क्या है, तो इट गिव्स द सेंस ऑफ इनविटेशन। दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो यूज शैल टू डिनोट सजेशन और इनविटेशन। इनविटेशन और सजेशन को बताने के लिए भी हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। किताब में आपको नहीं मिलने वाला, किताब में आपको जहां पर
वाक्य के अंत में ता है, ती है, गा है, गी है, गो है, गू है, व्हाटएवर आ जाए, वहीं पर हम टेंस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हाँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ये नहीं बेटा, आप इसे सेंस के हिसाब से बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप दूं ही लिखिए। क्या मैं आपकी मदद कर दूं? क्या मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं? क्या मैं दरवाजा खोल दूं? ये जो सेंटेंस आ रहे हैं, these sentences give the sense of invitation or offer and suggestion. वेरी गुड ओम प्रकाश सिंह, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को शो करने के लिए कैसे किया जाएगा भाई? कल्पना अनुकंपा व्यक्ति के लिए ही विल बी ओवर 40। अब ये इमेजिनेशन नहीं तो और क्या बेटा? वह 40 का होगा। हाउ डू यू नो? कैसे पता वह 40 का होगा? तुमका कैसे पता? जब तुम वो पैदा हुए तुम थे। वी कैन ऑलवेज मेक एन इमेजिनेशन ओवर समवन्स एज। किसी भी एज, किसी की भी एज को बताने के लिए, एज नहीं सॉरी एज होना चाहिए, एज अलग वर्ड है बेटा, ये एज है जल्दी से बोला जाएगा, और एज ई है, ये एज है, इसको दे थोड़ा सा सिलेबल। हाँ, ब्रिंग क्या है? ब्रिंग का मतलब बेटा लाना होता है। चलो यहां बात कर रहे थे, तो ही विल बी ओवर, वो 40 का होगा। हाउ वुड यू नो? तुम्हें कैसे पता भाई? पैदा थे तुम, उस टाइम पर थे, तो ये अंदाजा है। अंदाजे को क्या कहते हैं? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कल्पना। तो कल्पना को बताने के लिए भी हम, कौन सी कल्पना? वो कल्पना नहीं जो मोहल्ले में रहते हो, कल्पना जो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में आ जाते हैं कभी कभी। ही विल बी ओवर 40, शी विल बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। अभी इन फ्यूचर आपको पता नहीं है, उनके बारे में पता नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाया। उस अंदाजे को बताने के लिए भी आप हिल बी और शैल बी का प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेक्स्ट प्रेसिडेंट यही होगा। तुम्हें कैसे पता? लास्ट में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पार्टी कुछ भी कर सकती है। आपने देखा ही होगा आए दिन चुनावों में क्या क्या हो जाता है। हाँ, एज मतलब किनारा होता है बेटा, और एज मतलब उम्र होती है। एज का मतलब किनारा, ईडीजी मीन। वेरी गुड। चलो अब आगे चले भाई, बहुत हो गया। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ये हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन मतलब चेंज कर देते हैं। वी के साथ शैल लिखा है तो वी शैल फाइट एंड वी शैल विन, ये यहां पर विल होना चाहिए, यहां विल कर देंगे। ठीक है, जब हम एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यहां पर जैसे लिखा है, आई विल कंटिन्यू टू लव हर वेदर शी लव्स मी और नॉट। मैं उससे प्यार करता रहूंगा यदि वो चाहे प्यार करे और चाहे ना करे। तो ये डिटर्मिनेशन ही है। आधा प्यार, अधूरा प्यार, एक तरफा प्यार, वो पागलपन वाला, जुनूनी वाला। चलो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेम चीजें वही आएंगी कि कॉन्टिन्यूअस क्या हो सकता है भाई? स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, शैल विल आएगा, उसके बाद बी आएगा। यहां पर प्लस का साइन लगा लेना बेटा। बी शब्द विल के साथ भी यूज हो सकता है और बी शब्द शैल के साथ भी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सी फॉर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। चलें, तो यहां पर क्या कह रहा है? आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं स्टे करूंगा। आई शैल बी स्टेइंग देयर। अब यहां पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन, मैं वहां रुका रहूंगा। इसका ट्रांसलेशन ये होगा बेटा, मैं वहां रुका रहूंगा मतलब काम मेरा कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, जीवन भर के लिए नहीं। हो सकता है किसी को होटल में मिलने के लिए बुलाया, तो आप वहां पर कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। विल बी स्टेइंग देयर। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक, और उसके बाद है व्हेन आई रीच दिल्ली, जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। हाँ बेटा, कुंदन मलेशिया, यही हमारी गलती है। हम बेटा हिंदी टू इंग्लिश नहीं पढ़ाते क्योंकि हम माफी चाहते, हम ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश नहीं फॉलो कर सकते, जिसको हम जनरली एक आउटडेटेड मूड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कहते हैं। आप अगर हमारी देहाती लैंग्वेज में कहते हैं तो दिस इज द देहाती वे। क्योंकि इंग्लिश हमारे बच्चे इसीलिए सीख नहीं पाते क्योंकि टीचर खुद नहीं चाहते कि इंग्लिश में वो कोई क्वेश्चन पूछे। टीचर खुद नहीं चाहते कि वो इंग्लिश को सीखे। टीचर सिर्फ इतना चाहते हैं कि ग्रामर की बुक ला करके 5 सेंटेंस छपवा दें, इस वजह से। एंड आई कैन नॉट डू सो।
हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। आपको हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने का मतलब है आपको हिंदी सिखाना। पहली चीज तो आप 15 से 20 मिनट इंग्लिश पढ़ते हैं पूरे दिन भर में, ऊपर से वो भी हिंदी में पढ़े। व्हाट्स यूज टीचिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश? क्या यूज निकलेगा बेटा? इंग्लिश पढ़ाने का क्या मतलब निकलेगा? आप खुद ही अपनी बात का जवाब दे लेंगे। उसके बाद आप कमेंट में आप कुछ भी लिखें, लेकिन क्या कर सकते हैं आप बताएं? ले लो बेटा, ले लो, है ना। ये हम जीवन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उतना ही समझा सकते हैं हिंदी में जितना थोड़ा बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम कहें पूरा हिंदी में आपको ग्रामर इंग्लिश पढ़ा दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता और हम इसको अच्छा भी नहीं मानते। बट हमारे जो टीचर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं वो खुद नहीं चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि बस बच्चों को बता दो सीता बाजार जाती है और राम वापस आता है और रमेश अपने दोस्तों के साथ खेलता है, उसी में बच्चे खुश। 11th-12th के कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इंग्लिश की तो अट्रैक्ट करना, आई डोंट थिंक एनी टीचर टेस्ट सो। वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में बात करने लगी है, इंग्लिश में बात करने लगी है, वो खुद ही नहीं बात करे यार, तो उनका तो क्या करिए, है ना। दिक्कत ये है जी। बुरा लगा हो उसके लिए माफी चाहते हैं बेटा, लेकिन दिस इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन। चलिए ठीक, तो ये अब समझ रहे। अब वही है, हम टेंस के शब्दों को भाई हजारों हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि बुरा पढ़ाते हैं। जिसको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। आप वो हिंदी ढूंढते रह जाइए, अंग्रेजी पढ़ते रहिए। बट आई कैन नॉट टीच अंग्रेजी, आई कैन टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते। अंग्रेजी सीखो बेटा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी किताब में है बेटा, एक नहीं 25 एग्जाम्पल दिए। हैव यू एवर डन? कभी आपने करा? नहीं किया, नहीं किया। जब तक खुद नहीं करोगे बेटा अपने लैंग्वेज को, अपने आपने कर भी लिया, अगर टीचर ने 5 सेंटेंस बता भी दिए तो आप सोचते हैं आप अंग्रेजी सीख गए। दिस इज नॉनसेंस। नहीं सीख सकते बेटा जब तक कि आप चीजें प्रैक्टिकल नहीं समझते कि अरे भाषा है, इसको आप अपने डेली रूटीन में कनेक्ट कर सकते हैं। बट टीचर आपको कनेक्ट ही नहीं करने देता। वो तो कहता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। मत देख, कुछ नया है प्रेजेंट टेंस में। हाँ, Jagram Singh said, I want to speak English. Of course, you should try to speak English, but the teachers, if are not allowing you, so how will you be able to speak? Even I also belong to UP board. I also keep just following the suggestion of my teacher, and I'll be like you. अभी भी हम ऐसे ही होते। हाँ, तो बेहतर ये है अपने आप से कोशिश करो बेटा, द ट्रेडिशनल आउटडेटेड अप्रचलित वे, जो अप्रचलित तरीका है ना टीचिंग का, वो हटाओ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देख सकते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस में आपके 2 हेल्पिंग वर्ब या 3 हेल्पिंग वर्ब या 4 हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं, ओवरऑल 4 वर्ब आ रही हैं, तो आपका जो नॉट वर्ड आता है और या जो इंट्रोगेटिव का तरीका होता है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर रखते हैं। ये एक कॉमन तरीके सीख लीजिए। अब हम आपको डायरेक्टली हम कहें कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल और शैल लिखेंगे, है ना, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर इसका निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल और वो लिखेंगे और शैल लिखेंगे, फिर यहाँ नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका लिखने में क्या मतलब है? 72। एक बार हमने इंडिफिनिट में समझा दिया आपको। इफ यू जस्ट कंटिन्यू सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब बेहतर है आप कॉमन सेंस अपना दिमाग भी लगाइए। ये हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर कर दिए, इट बिकम्स द इंट्रोगेटिव। हर एक टेंस में यही करना है, हर एक टेंस में। उसको हम 72 स्ट्रक्चर लिख के दिखाएं तब आप कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे गुरुजी अच्छे नहीं है, ठीक। और नॉट का प्रयोग भी हमने ऑलरेडी बताया। नॉट जब भी आएगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। आप किसी भी सेंटेंस में 4 वर्ब देख सकते हैं, 3 वर्ब देख सकते हैं, 2 वर्ब देख सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। उसके बाद जितनी एडिशनल वर्ब्स हैं वो बाद में रखी जाएंगी। दैट्स अ वेरी कॉमन यूज, कॉमन सेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। शैल यहां सब में लिखा हुआ है, शैल आई बी स्टेइंग देयर भाई, उसी सेंटेंस को
शैल बाहर निकाल दिया, आई अंदर रख दिया गया, इसमें कुछ नया नहीं आया, क्या मैं वहां पर रुका रहूंगा, बात वही है। फिर उसके बाद आ गया शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता रहूंगा या खेल रहा होऊंगा, है ना। तो अब हमने आपसे कहा था कि एक सेंटेंस लेकर के 72 स्ट्रक्चर खुद बनाइए, इससे स्ट्रक्चर आपके मेंटेन हो जाएंगे। यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो यूजेस है वो क्या है, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस एंड फ्यूचर्स प्लान्स। पहला यूज है क्या, कि भविष्य में संपन्न होने वाले अस्थायी कार्य, जो भविष्य में संपन्न होने वाले अस्थायी कार्य हैं या इनकी योजनाओं को उनके अभिव्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब एक बात बताओ, आई शैल वेट फॉर यू और आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, इन दोनों में क्या फर्क है। आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। अगर आप शब्द देखेंगे आप कहेंगे सर ये जो दो टेंस अलग अलग कैसे हो गए, अलग अलग कुछ नहीं बेटा, हम लोग ना टेंस को शब्दों से रेस्ट्रिक्टेड कर रखा हुआ है। आप चाहे बोले आई शैल वेट फॉर यू, आप चाहे बोले आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल इसीलिए नहीं पाते क्योंकि आप टेंस देख रहे हैं, वहां पर सेंटेंस को शब्द ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से आप बोल नहीं पाते हैं, इसी वजह से तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते। अगर अन्य लिखा है आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा, तो इस टाइम पर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो मैं इन फ्यूचर में करूंगा या कर रहा होऊंगा, बात तो वही है, बात तो वही है। इसमें क्या नया है, इसमें आप क्या शैल बी वेटिंग, वेटिंग क्यों लगाया, हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है। शैल बी, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, बस। आई शैल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय इंग्लिश मूवी देख रहा हूंगा, मैं कल इस समय इंग्लिश मूवी देखूंगा। अब देखूंगा और देख रहा हूंगा, बोथ आर फ्यूचर, बोथ आर अननोन टू अस, दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही कार्य हमें पता ही नहीं। आई शैल वॉच और आई शैल बी वॉचिंग, मैं देख रहा होऊंगा और मैं देखूंगा। हाँ हाँ ग्रेसी गुप्ता शायद सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही चाहिए। सही सही सही, ठीक। शी विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले महीने जा रही, अगले हफ्ते दिल्ली जा रही होगी। अगर आप सिंपली ये कह देंगे शी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इसमें क्या गलत है, इज देयर एनी डिफरेंस, सॉरी। हाँ वह बैठा होगा बेटा, यूनिक स्टिल, ही विल बी सिटिंग, वह बैठा होगा, वह बैठेगा, फर्क है यहां, दोनों ही सेंटेंस में फर्क है। बोलने के लिए आप ही विल सिट, मैं कब से देख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो दूसरा जगह इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, वही चीज इमेजिनेशन हमने अभी फ्यूचर इंडिफरेंस से भी देखी, तो इमेजिनेशन के लिए भी इसका भी है। ये इमेजिनेशन नहीं तो और क्या है, लता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी, हाउ वुड यू नो, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता फ्यूचर के बारे में। इसीलिए फ्यूचर के टेंस को हमने इतने तरजीह नहीं दी, क्योंकि फ्यूचर के टेंस को फ्यूचर वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको टेंस में रखना ही गलत है। फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के जो कार्य हैं जब वो पता ही नहीं है, आप कैसे डिटरमाइन कर देंगे कि कर चुका होगा, कर लिया होगा, कर रहा होगा और करेगा। इट इज नॉट नोन, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, दिस इज ओनली द सपोजिशन, ये एक सपोजिशन है, एक मान्यता है सिर्फ और सिर्फ कि वो इस टाइम पहुंच गया होगा, वह इस समय सो रहा होगा। आप तो यहां है, आपको कैसे पता वो सो रहा होगा, वही बता रहा था सो रहे हैं, तुम कब बेवकूफ बनाए सो, तो समझो इस चीज को। तो इसलिए यहां पर वही चीज आ गई कि इमेजिनेशन को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। अभी हमने फ्यूचर इंडिफरेंट में भी देखा, तो अब यहां कह रहा है लता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये फ्यूचर में जो काम हो रहा है या वो खेल रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो एक्शन है ये इमेजिनेशन ही है कंप्लीटली, क्योंकि हमें इस बारे में पता ही नहीं। लता एक गाना गा रही होगी, ये ट्रांसलेशन तो बिल्कुल है, लेकिन अगर हम टेंस के तौर पर इसको समझें तो ये दिस इज रॉन्ग, ये एक इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन और सपोजिशन, इन्विटेशन और ऑफर, ये सारी चीजें मॉडल से जो है व्यक्त की जाती है, और मॉडल आपका जो होता है वो
मूड ऑफ स्पीकर को बताने के लिए किया जाता है। ठीक, राधा विल बी डांसिंग, राधा नाच रही होगी। अब दोनों सेंटेंस में इमेजिनेशन नहीं तो और क्या है। फ्यूचर परफेक्ट के यूज में भाई प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, द सेम थिंग फ्यूचर परफेक्ट में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। विल शैल ये फ्यूचर की ही एक हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है। अगर परफेक्ट है तो हैव का प्रयोग लाजमी ही बनता है भाई, लाजमी है मतलब वाजिब है। आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में उसकी पास्ट फॉर्म हैड का प्रयोग करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हम हैव का ही प्रयोग करेंगे बिकॉज इट इज यूज इन द परफेक्ट टेंस। ये थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल को बताएगा। द थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर है। आप चाहे इसके 6 स्ट्रक्चर अपने आप बना लीजिए, आप उठा करके इसी शैल को बाहर रख देंगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, उसके साथ कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे तो आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। खुद करने की कोशिश करिए, दिस विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। he will have finished the course before the term ends। उसने अपना कोर्स खत्म कर लिया होगा, टर्म खत्म होने से पहले उसने अपना कोर्स खत्म कर लिया होगा। मतलब इट इज प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट चल रहा है और कर लिया होगा। तो अब ये आपको पता है एक्चुअल में ये पास्ट में चला गया। अब जरा बताओ ध्यान से कि he will have finished the course before the टर्म एंड से। सपोज करो आई एम द फादर ऑफ माई सन, हम अपने बेटे के पिता हैं और हमने कहा कि मेरे बेटे ने अपना काम खत्म कर लिया होगा या अपनी पढ़ाई खत्म कर ली होगी। जो काम खत्म हो गया वो तो पास्ट में चला गया ना। हाउ कैन वी काउंट दिस सेंटेंस इन फ्यूचर, तो हम फ्यूचर में इसको क्यों काउंट कर रहे हैं? हाउ, ऑन व्हाट बेसिस? कभी आप सोचते हैं, आपने 11th क्लास में 10th क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा। हैव यू एवर क्वेश्चनड योर टीचर, sir, when the work got finished, then why it is counted in future perfect? जब काम खत्म हो गया तो काम खत्म हुआ तो पास्ट में ले जाना चाहिए, इसको हम फ्यूचर में क्यों कर रहे हैं? Have you ever questioned to your teacher? पता है जी। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे अपने अपने टीचर से। हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे बेटा, क्योंकि जो है हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। फिर जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को 2 मिनट का 5 मिनट का है वो चीज, उसको समझ लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी दिन हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, डोंट वरी। इसी से रिलेटेड किसी दिन हाँ हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much for coming online. Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much, and please like the video and share with your friends. Thank you.